कर दिया जर्मन यूनिफिकेशन के लिए। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आप जर्मन कॉन्फेडरेशन का एक मैप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये जो पर्पल कलर की बाउंड्री है ये जर्मन कॉन्फेडरेशन की बाउंड्री है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर में आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ये है प्रशिया। तो आप यहाँ पर एक चीज बहुत ही साफ साफ देख सकते हैं कि प्रशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जर्मन कॉन्फेडरेशन का पार्ट है। दूसरी ओर यहाँ पर जो स्काई ब्लू कलर में आपको हिस्सा दिख रहा है यह है ऑस्ट्रियन एम्पायर या ऑस्ट्रिया हंगरी का एम्पायर आप कह सकते हैं। तो इसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा साउथ जर्मन कॉन्फेडरेशन का हिस्सा है। यहाँ पर ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है सफेद रंग में अप्रोक्सीमेटली, तो ये जो हिस्सा है ये कई सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स का हिस्सा है, ठीक है। तो ये तो हमने देखा मैप। अब देखिए यहाँ पर कई सारे सवाल रेज होते हैं कि अगर जर्मनी का यूनिफिकेशन किया जाए तो कौन सा हिस्सा इस पूरे यूनिफिकेशन को लीड करे, रशिया को लीड करना चाहिए या फिर ऑस्ट्रिया को लीड करना चाहिए। इन सवालों के जवाब हमें लेक्चर में आगे मिल जाएंगे। अब देखिए कारण क्या था, आखिर जर्मनी को यूनिफाई क्यों होना चाहिए। क्योंकि एक तो जर्मन कन्फेडरेशन तैयार किया गया है, मतलब इन लोगों को एक बात पता है कि ये कहीं न कहीं एक एंटिटी है। दूसरी बात कि इस पूरे हिस्से में जर्मन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। तो भाषा एक बहुत बड़ा आधार होता है जिसके बेसिस पर किसी भी पॉलिटिकल एंटिटी को यूनिफाई किया जा सकता है। इटली का यूनिफिकेशन क्यों किया जाए, जब हमने ये सवाल किया था तो हमें जवाब मिला था कि ये जो इटालियन पेनिनसुला है ये काफ़ी अलग हो जाता है आल्प्स पर्वत की वजह से रेस्ट ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट से। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसके बाद इटालियन यूनिफिकेशन किया गया था। तो यहाँ एक तो जर्मन कन्फेडरेशन के आधार पर एक आधारशिला रख दी गई कि जर्मनी को यूनिफाई किया जा सकता है, और दूसरी बात कि जर्मन लैंग्वेज बहुत बड़े हिस्से पर यहाँ पर बोली जा रही थी। तो दो महत्वपूर्ण आधार थे जिस आधार पर ये कहा जा सकता है कि जर्मनी को यूनिफाई किया जाना चाहिए। तो ये तो मैप में हमने लोकेशन देखी। ध्यान दीजिएगा इस मैप को आप, यहाँ पर ये जो हरा वाला हिस्सा हम देख रहे हैं ये पूरा प्रशिया है, और ये जो स्काई ब्लू कलर का हिस्सा है ये ऑस्ट्रियन एम्पायर है। ऊपर प्रशिया है, नीचे ऑस्ट्रिया है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि स्लाइड्स में जब हम बात करेंगे प्रशिया और ऑस्ट्रिया की तो ये कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए कि हम किस लोकेशन की बात कर रहे हैं। जब हम प्रशिया की बात कर रहे होंगे तो हम जर्मन कॉन्फेडरेशन के नदन हिस्से की बात करेंगे, जबकि जब हम ऑस्ट्रिया की बात कर रहे होंगे तो हम जर्मन कॉन्फेडरेशन के सदर्न हिस्से की बात कर रहे होंगे, और ये बाकी जो बीच के स्टेट्स हैं ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। तो ये तो आपने मैप को अच्छे से ध्यान से देख लिया। कुछ पड़ोसी देशों को भी आप यहीं पर देख लीजिए। यहाँ पर ये फ्रांस है। अब देखिए इस तरीके से प्रशिया की आप बात कर लीजिए या फिर आप जर्मनी की बात कर लीजिए, ये फ्रांस का पड़ोसी हो जाता है। इधर स्पेन है, स्पेन भी फ्रांस का पड़ोसी है। इन चीज़ों को ध्यान रखना आवश्यक है कि फ्रांस का पड़ोसी देश यहाँ पर वेस्ट में स्पेन है और ईस्ट में प्रशिया या फिर जर्मन कॉन्फेडरेशन है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए फ्रांस और ऑस्ट्रियन एम्पायर के रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। हालांकि इटालियन यूनिफिकेशन के समय में थोड़े समय के लिए नेपोलियन III ने साथ छोड़ दिया था ऑस्ट्रियन एम्पायर का। इनफैक्ट उनके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी, बाद में वो कन्विंस भी हो गए थे। तो ये पूरे इक्वेशंस आपने समझ लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है ये हमने पहले भी समझा था, फिर से समझेंगे। जब पॉलिटिकली डिवाइडेड लेकिन कल्चरली सिमिलर लैंड्स को आपस में मर्ज कर दिया जाता है तो उसे यूनिफिकेशन कहा जाता है। 19वीं सेंचुरी में जर्मनी और इटली का जो यूनिफिकेशन किया गया वो इसी का एक एग्जाम्पल हो सकता है। सेपरेशन का मतलब ये होता है कि जब बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स तैयार कर लिए जाते हैं तो उसमें कल्चरली डिस्टिंक्ट ग्रुप्स को एक साथ मिला दिया जाता है, लेकिन बाद में वो विरोध करते हैं और खुद अलग हो जाते हैं, और उनका ये जो अलगाव होता है इसे आप सेपरेशन कह सकते हैं। जैसे कि ग्रीक्स ने खुद को ऑटोमन एम्पायर से अलग कर लिया। स्टेट बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि वैसे तो ये पॉलिटिकल एंटिटीज कल्चरली डिस्टिंक्ट होती हैं, लेकिन ये आपस में कंसेंसस बिल्ड करती हैं और एक सिंगल कल्चर को एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो इसे स्टेट बिल्डिंग कहा जाता है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ टर्की का निर्माण हुआ। तो ये तो हमने मतलब समझ लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जर्मनी की यूनिफिकेशन की, बैकग्राउंड कैसे बना इसका। देखिए नेपोलियनिक वॉर के पहले जब नेपोलियन पूरे यूरोप में अपना प्रभुत्व जमा रहा था, उसके पहले जो जर्मनी का ये हिस्सा था, जर्मन कॉन्फेडरेशन का ये जो पार्ट था, ये 314 स्टेट्स में डिवाइडेड था। 1474 स्टेट यानी कि जो प्रांत थे उनमें ये बटा हुआ था, और टोटल 1789 इंडिपेंडेंट सॉवरेन पावर्स उस समय यहाँ पर रूल कर रही थी। मतलब ये जो फ्रेगमेंटेशन है ये यहाँ पर विजिबल भी है। मैप में आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे हिस्से हैं जो यहाँ पर बटे हुए हैं। इनफैक्ट आप इन्हें ना तो काउंट कर पाएंगे और ना ही रिमेंबर कर पाएंगे, जिसकी हमें आवश्यकता भी नहीं है। दीज वर हेल्ड टुगेदर बाय एब्सोल्यूट रूल ऑफ एम्परर एंड हिज ट्रूप्स।
यहाँ पर सभी राजा हुआ करते थे जो अपने ट्रूप्स के सहारे अपनी टेरिटरी में रूल कर रहे होते थे। नेपोलियन ने इस पूरे हिस्से को जीत लिया। ठीक है, ये जो जर्मन कॉन्फेडरेशन का ये पार्ट था इसे जीत लिया गया। वास्तव में जर्मन कॉन्फेडरेशन ये नाम तो इसे बाद में दिया गया। शुरुआती दौर में नेपोलियन के आने के पहले ये होली रोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब नेपोलियन ने इस हिस्से पर हमला करके इसे जीत लिया तो जो होली रोमन एम्पायर था वो कोलैप्स कर गया। लेकिन इतने छोटे छोटे राजाओं को रूल करना, छोटे छोटे किंगडम्स को रूल करना इतना आसान नहीं था। इसीलिए नेपोलियन ने ये जो 314 स्टेट्स थे इनको आपस में मर्ज करके 39 स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया और राइन कॉन्फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन आप कह सकते हो उसका निर्माण कर दिया। राइन नदी जर्मनी के वेस्टर्न हिस्से से बहती है, इसीलिए इसे कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन नाम दिया गया था। यहाँ पर 39 स्टेट्स थे जिन्हें एडमिनिस्टर करना नेपोलियन के लिए आसान था। ठीक है, अब देखिए 1815 में जब वियना कांग्रेस को बुलाया गया तो वियना कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि पूर्व स्थिति को बहाल कर दिया जाए, लेकिन ये काम कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन में आसान नहीं था, क्योंकि 314 स्टेट्स को 39 स्टेट्स में कन्वर्ट किया गया था। वापस से उन्हें 314 स्टेट्स में कन्वर्ट करना ये लगभग इम्पॉसिबल था। तो फिर वियना कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि जो 39 स्टेट्स हैं वो बने रहेंगे और ये जो कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन था इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर जर्मन कॉन्फेडरेशन रख दिया गया, ताकि एक परिवर्तन देखने को मिल जाए, ये समझ में आ जाए कि नेपोलियन ने जो बदलाव किए गए थे उन्हें रिवर्स कर दिया गया है। तो ये जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था ये इसमें जो दो बड़े स्टेट्स थे वो डोमिनेट कर रहे थे। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। पहला है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर या फिर आप इसे एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रिया कह सकते हैं, और दूसरा एम्पायर ऑफ प्रशिया। तो इनके दो बहुत बड़े जो हिस्से थे वो जर्मन कॉन्फेडरेशन के अंतर्गत आते थे। तो ये तो कुछ बेसिक बातें हमने समझ ली कि इसके पहले क्या क्या स्थिति बनी रही और कैसे कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने आधार तैयार किया। एक तो जर्मन लैंग्वेज वाइडली बोली जाती थी लगभग पूरे स्टेट में, पूरे कॉन्फेडरेशन में, और दूसरी बात कि इन्हें जर्मन कॉन्फेडरेशन के रूप में एक पॉलिटिकल नाम भी दे दिया गया था। इसलिए उन्हें लगता था कि आखिर जब ये जर्मन कॉन्फेडरेशन है तो ये अलग अलग क्यों है, इसे एक क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये बात हमारे सामने थी। अब एक बात यह आती है कि जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार रहे, ये बात आपसे पूछी जा सकती है। तो पहला जो महत्वपूर्ण कारण था वो ये था कि जो ऑस्ट्रिया था वो आने वाले समय में डिक्लाइन करने लगा। हम बात कर रहे हैं 1915 में जब वियना कांग्रेस का गठन किया गया था, बुलाया गया था, उस समय ऑस्ट्रिया लीडिंग एम्पायर हुआ करता था। ऑस्ट्रिया को काफ़ी लीडिंग रोल दिया गया था इस पूरे कन्वेंशन में। लेकिन उसके बाद आने वाले समय में ऑस्ट्रिया डिक्लाइन करने लगा, और जब ऑस्ट्रिया डिक्लाइन करेगा तो कोई न कोई राइज होगा, और जब कोई राइज होगा तो डेफिनेटली यूनिफिकेशन का काम आसान हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जो प्रशिया था, जो कि कॉम्पिटिटर था ऑस्ट्रिया का, उसकी मिलिट्री पावर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। तीसरी बात कि प्रशिया की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ थी वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। प्रशिया इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा था जबकि ऑस्ट्रिया डिक्लाइन कर रहा था। इन बिटवीन प्रशिया को एक बहुत ही अच्छा चांसलर मिला, एक बहुत ही अच्छा लीडर मिला, बिस्मार्क, और बिस्मार्क ने बहुत ही लीडिंग रोल प्ले करते हुए पूरे जर्मनी को 1871 में यूनिफाई कर दिया। तो ये तो रहे कारण कि कौन कौन से कारण थे, बिस्मार्क का क्या रोल था, ऑस्ट्रिया कैसे डिक्लाइन कर रहा था, मिलिट्री पावर प्रशिया की कैसे बढ़ रही थी, और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ी प्रशिया की, इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसके पहले एक बात और कर लेना बहुत ज़रूरी है कि हम बात कर रहे थे कि दो डोमिनेटिंग पावर्स थी जर्मन कॉन्फेडरेशन में। पहला था प्रशिया और दूसरा था ऑस्ट्रिया। आपको इमेजिन होना चाहिए, जब मैं प्रशिया नाम ले रहा हूं तो आपको जर्मन कॉन्फेडरेशन का नदन हिस्सा इमेजिन हो जाना चाहिए, और जब मैं कहता हूं ऑस्ट्रिया तो जर्मन कॉन्फेडरेशन का सदन हिस्सा आपको इमेजिन हो जाना चाहिए। इसीलिए मैप को मैंने काफ़ी हाईलाइट करके दिखा दिया था, ताकि अगर आपको ये मैप इमेजिन नहीं होगा तो चीज़ों को समझने में दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए, जो पॉपुलेशन थी प्रशिया की वो मेनली जर्मन स्पीकिंग थी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए एक लैंग्वेज का आधार दिया गया था, और जो जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन थी वो प्रशिया के पास ज़्यादा थी, उसकी टेरिटरी में ज़्यादा थी। इसीलिए जो नेशनलिज्म की भावना थी उसने पूरे प्रशिया को यूनाइट कर दिया, जबकि जो ऑस्ट्रिया की लोकेशन थी, जो ऑस्ट्रिया के प्रांत थे, वो कई सारे एथनिक ग्रुप्स में बटे हुए थे, उनमें काफ़ी विभाजन था। दूसरी बात, नेपोलियन ने एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया था जर्मनी की यूनिफिकेशन में भी, क्योंकि नेपोलियन ने इन सभी 314 स्टेट्स को 39 स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया। दूसरी बात कि जब इन 39 स्टेट्स में इन्हें कन्वर्ट कर दिया गया तो दैट वाज द पीरियड जब नेशनलिज्म की भावना काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी।
ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि प्रशिया ने आखिर क्यों ऑस्ट्रिया को डोमिनेट किया, ऑस्ट्रिया क्यों नहीं लीड कर पाया जर्मन यूनिफिकेशन को। बाद में ऑस्ट्रिया प्रशिया का क्या हुआ वो बात क्लियर है। प्रशिया जर्मन कॉन्फेडरेशन में मिक्स हो गया, जर्मनी नाम का देश हमारे सामने आ गया और ऑस्ट्रिया दो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो गया, ऑस्ट्रिया और हंगरी, जो आज के मैप में यूरोप के आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रशिया ने क्यों डोमिनेट किया, क्योंकि जर्मन स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे वहाँ पर, इसीलिए वहाँ पर जो एक नेशनलिज्म की भावना थी वो भी तेज थी। नेपोलियन ने हमला किया, 314 राज्यों को 39 स्टेट्स में कन्वर्ट किया। नेपोलियन जब अपने साथ आया तो उस समय पूरे यूरोप में एक नेशनलिज्म की लहर चल रही थी और जो जर्मन कॉन्फेडरेशन के लोग थे जिन्हें आपस में मिला के 39 स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया था, वो डिफेंड नहीं कर पा रहे थे जर्मन कॉन्फेडरेशन को नेपोलियन के खिलाफ, इसलिए उनके मन में काफ़ी हीन भावना थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो फॉरेन इन्वेजन से खुद को बचा नहीं पा रहे हैं, अपने राष्ट्र को बचा नहीं पा रहे हैं। और जो प्रशिया था उसने बहुत ही फॉर्मली नेपोलियन को अपोज किया था। रशिया ने नेपोलियन को काउंटर करने की कोशिश की थी, प्रशिया की हम बात कर रहे हैं, प्रशिया ने काउंटर करने की कोशिश की थी नेपोलियन को, तो इससे पूरा बैकग्राउंड तैयार हो गया था कि प्रशिया कैन लीड, प्रशिया एक्चुअली में जर्मन कॉन्फेडरेशन को बचा सकता है, लीड कर सकता है। इन बिटवीन वाटरलू के वॉर में नेपोलियन की हार होती है और नेपोलियन को हराने में प्रशिया का बहुत ही की रोल रहा था। तो उसके बाद से ही ये बात समझ में आ गई थी कि प्रशिया जो है वो जर्मन कॉन्फेडरेशन को लीड कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। अब देखिए एक और जो आइडियल्स थे वो भी बहुत की रोल प्ले कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं प्रशिया की, आपको इमेजिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जर्मन कॉन्फेडरेशन का नदन हिस्सा और दूसरी ओर ऑस्ट्रिया जर्मन कॉन्फेडरेशन का सदर्न हिस्सा। तो जो नदन हिस्सा था प्रशिया, वहां पे लिबरल आइडियाज काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लिबरल आइडियाज का मतलब होता है इनोवेशन, नए नए विचार, और इसीलिए उन्होंने नेशनलिज्म के आइडिया को भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया था। जबकि जो सदर्न हिस्सा था यानी कि ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया अभी भी कंजर्वेटिव था, इसीलिए उन्होंने नए नए आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं किया था, जिससे कि उनकी ग्रोथ भी हिंडर हो रही थी। पांचवी बात, फॉर्चुनेटली जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हुआ उसमें नदन हिस्से यानी कि प्रशिया को काफी फायदा हुआ, ठीक है, और उसका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो भी काफी तेज हो गया अगर आप ऑस्ट्रिया के साथ कंपेयर करें तो, और उसका प्रोडक्शन भी काफी तेज हो गया था, प्रोडक्शन काफी ज्यादा होने लगा था नदन हिस्से में, यानी कि जो प्रशिया का हिस्सा था वहां पर। इसके साथ ही साथ जो छठा महत्वपूर्ण कारण था जिसकी वजह से प्रशिया ने डोमिनेट किया ऑस्ट्रिया को, वो था ऑटो वॉन बिस्मार्क की ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी। उन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉलिसी को अडॉप्ट किया और इसीलिए जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था वो प्रशिया के लीडरशिप में एक हो सका। तो हमने यहाँ पर बात की कि आखिर किस तरीके से और क्यों प्रशिया ने डोमिनेट कर लिया ऑस्ट्रिया को, और जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था उसके यूनिफिकेशन का जो रोल था वो प्रशिया को मिल गया, ऑस्ट्रिया को नहीं मिला, जबकि दोनों एक कॉम्पिटिटिव पावर्स थे और दो में से कोई भी इस पूरे यूनिफिकेशन को लीड कर सकता था। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि कैसे जो प्रशिया था यानी कि नदन हिस्सा वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आगे बढ़ा, अर्ली इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पर कैसे हुआ। प्रशिया जो है ज्यादा की रिसोर्सेज को प्रोड्यूस कर रहा था जैसे कि कोल और आयरन, ऑस्ट्रिया के कंपैरिजन में इट सर्ज्ड अहेड ऑफ इट्स राइवल इन बिल्डिंग रोड एंड रेल नेटवर्क। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम था वो जितना तेजी से प्रशिया में हुआ उतनी तेजी से वो ऑस्ट्रिया में नहीं हो पाया, इसीलिए प्रशिया में जो रेल नेटवर्क था, रोड का नेटवर्क था, वो काफी बढ़ गया जिससे उनका ट्रेड भी काफी प्रमोट हुआ। प्रशिया हैड सक्सेसफुली सेटअप द ज़ोल्वरीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज़ोल्वरीन ये एक तरीके का कस्टम यूनियन था, ट्रेड यूनियन था, जहां पर सभी जर्मन स्टेट्स को यूनाइट कर लिया गया जिससे कि सभी स्टेट्स का फायदा बढ़ गया। अब इससे इकोनॉमिकली प्रशिया ने जो नदन जर्मन स्टेट्स थे या फिर बाकी के जो जर्मन स्टेट्स थे उनको आपस में मिला लिया। ज़ोल्वरीन में ऑस्ट्रिया को बाहर कर दिया गया, मतलब ये जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले, ये जो इकोनॉमिक यूनिफिकेशन हुआ, इसमें ऑलरेडी ऑस्ट्रिया को बाहर किया जा चुका था। अब देखिए अगर किसी देश को इकोनॉमिकली यूनाइट कर दिया जाए तो उसके भविष्य में पॉलिटिकली यूनाइट होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे कि आज भी ये बात चलती है कि भविष्य में भारत और चीन के युद्ध की संभावनाएं कम हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का इकोनॉमिक एंगेजमेंट बहुत ज्यादा होता है। अगर ये दोनों वॉर में जाते हैं तो दोनों की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। वहीं ये भी आर्गुमेंट आता है कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ ट्रेड रिलेशंस बढ़ा लेने चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेड रिलेशंस बढ़ गए तो जो कॉन्फ्लिक्ट है उनकी संभावनाएं भी कम हो जाएंगी। तो ये बहुत ही सामान्य सी बात है, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर दो पॉलिटिकल एंटिटीज के बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़ने लग जाते हैं तो वो पॉलिटिकली भी अपने रिलेशंस को बेहतर कर लेते हैं, और ज़ोल्वरीन ने बिल्कुल ऐसा ही किया।
ज़ोल्वरीन ये जो कस्टम यूनियन था, जहां पर सभी देशों ने एक दूसरे के साथ व्यापार करना शुरू किया और जो ड्यूटीज थी, जो टैक्सेस थे, उनको बहुत मिनिमाइज कर दिया। इसका फायदा सभी स्टेट्स को मिला और इसे लीड किया गया था प्रशिया के द्वारा और यहाँ पर ऑस्ट्रिया को बाहर कर दिया गया। अब इसके दो नुकसान ऑस्ट्रिया को हुए। पहला नुकसान तो ये हुआ कि जो हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो नदन हिस्से को मिली, जो रशिया को मिली, वो ऑस्ट्रिया को नहीं मिली। दूसरी बात कि जो ये जर्मन स्टेट्स थे, चूंकि ये इकोनॉमिकली बहुत लंबे समय से प्रशिया के साथ यूनाइटेड थे, तो इनका झुकाव भी प्रशिया की तरफ बढ़ता चला गया, जहां पर ऑस्ट्रिया पीछे छूट गया। तो अभी हम बात वो कर रहे हैं कि क्यों लीड कर पाया प्रशिया और ऑस्ट्रिया इस पूरे यूनिफिकेशन को लीड नहीं कर पाया। आगे क्या क्या डेवलपमेंट हुए हम उन पे भी चर्चा करते हैं। जैसे कई सारे रिफॉर्म्स किए गए प्रशिया में वर्कर्स के लिए, पीजेंट्स के लिए, जिससे लोगों के मन में यह भी भावना पैदा हुई कि भविष्य में अगर ये यूनिफिकेशन होता है तो फिर पूरे रीजन का डेवलपमेंट हो जाएगा। ये वेलफेयर जो इसका जो फायदा है वो सभी लोगों को मिल पाएगा। जैसे कि प्रशिया में टैक्सेस को बहुत कम कर दिया गया, सरकार ने किसानों को फायदा पहुंचाया, उनके लिए इजी लोन की व्यवस्था की। तीसरी बात कि रेगुलेशंस को कम कर दिया कोल और आयरन इंडस्ट्रीज के ऊपर, जिससे इनका जो प्रोडक्शन था वो काफी तेज हो गया। और यहां पर देखिए चौथा पॉइंट होना चाहिए, मैंने गलती से तीसरा पॉइंट लिख दिया है, ठीक है, दैट शुड बी फोर्थ पॉइंट। वर्कर्स जो थे उनको ज्यादा बेहतर कंडीशंस दी जा रही थी प्रशिया में कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स। तो ये पॉजिटिव्स हम देख रहे हैं अभी जो प्रशिया में हमें देखने को मिल रहा है। प्रोडक्शन भी काफी तेजी से बढ़ा प्रशिया में, जो बात हम कर रहे थे। प्रशिया की जो रेलवे लाइंस थी वो ऑस्ट्रिया के कंपैरिजन में उनकी लेंथ दुगनी हो चुकी थी। इसका फायदा ट्रेड में भी मिलेगा और आने वाले समय के वॉर्स में भी मिलेगा, जहां पर ट्रूप्स को मोबिलाइज करना आसान हो जाएगा। दूसरी बात कि जो आयरन का प्रोडक्शन था वो ऑस्ट्रिया के कंपैरिजन में 5 गुना बढ़ गया, इक्विपमेंट को बनाना आसान हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी। तीसरी बात कि जो कोल का प्रोडक्शन था वो ऑस्ट्रिया से 5 गुना ज्यादा था प्रशिया का। मतलब आप देख सकते हैं ये कंपैरिजन है ऑस्ट्रिया का और प्रशिया का। यहाँ पे दो की प्लेयर्स हैं, इसीलिए हम दोनों का बहुत ही अच्छा कंपैरिजन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने ये ऑब्वियसली बन सकता है कि आखिर जर्मन यूनिफिकेशन को प्रशिया ने ही क्यों लीड किया, ऑस्ट्रिया ने क्यों लीड नहीं किया। तो यहां पर आपको अलॉट ऑफ रीजंस मिल जा रहे हैं जिस आधार पे आप इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं। यूनिफिकेशन का प्रोसेस तो हम समझ ही लेंगे। इनफैक्ट वो आपको इवेंट्स पे या वॉर्स पे क्वेश्चन नहीं देंगे, वो क्वेश्चन ऐसे ही कारणों पर देते हैं, क्या कॉजेस थे, क्या फैक्टर्स थे जिनके आधार पे जर्मनी यूनिफाई हुआ, क्यों ऑस्ट्रिया ने ही लीड किया, आगे क्या भूमिका रही, क्या कंसिक्वेंसेस इसके निकले, ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। दूसरी बात, एक जो महत्वपूर्ण बात और रही वो ये है कि ऑस्ट्रिया क्यों डिक्लाइन करता गया। ऑस्ट्रिया के डिक्लाइन ने भी रशिया को एक लीडिंग रोल दिया। देखिए ऑस्ट्रिया दो फ्रंट पे डिक्लाइन कर रहा था, एक तो इंटरनेशनल इश्यूज पे वो डिक्लाइन कर रहा था और दूसरा इकोनॉमिक इश्यूज पे वो डिक्लाइन कर रहा था। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज पे तो वैसे हमने काफी बात की, इंटरनेशनल इश्यूज पे हम बात करते हैं। ऑस्ट्रिया का हमेशा से ही बहुत अच्छा अलाई हुआ करता था रशिया। रशिया ने हमेशा ऑस्ट्रिया को बैकअप दिया, मदद की। लेकिन जब क्रीमियन वॉर चल रहा था, जिसके बारे में हमने इटालियन यूनिफिकेशन में चर्चा की थी, 1854 से 56 के बीच में चला था ये वॉर, जिस समय कैवूर ने अपनी 17,000 ट्रूप्स को भेजकर एक डिप्लोमेटिक चाल चली थी, जिसके बाद उन्होंने इटालियन यूनिफिकेशन को आगे भी बढ़ा लिया था। तो वो जो क्रीमियन वॉर था, जिसमें एक ओर फ्रांस, ब्रिटेन और टर्की थे, दूसरी ओर रशिया था। फ्रांस, ब्रिटेन और टर्की की ओर से इटली भी इस वॉर में कूद गया था। इनफैक्ट उस समय वो इटली नहीं हुआ करता था, सार्डिनिया पीडमॉन्ट ने अपनी आर्मी भेजी थी। तो आप देख रहे हैं कि एक फ्रंट पे 4 लोग थे और दूसरे फ्रंट पे क्रीमिया के लिए अकेले खड़ा था रशिया, जो लड़ाई लड़ रहा था। इस वॉर में रशिया चाहता था कि ऑस्ट्रिया रशिया की मदद करे, लेकिन ऑस्ट्रिया ने मदद करने से इनकार कर दिया था। तो रशिया की हार भी हुई थी। उसके बाद से रशिया ने ऑस्ट्रिया का साथ छोड़ दिया और जब भी उसके बाद ऑस्ट्रिया को दिक्कत पड़ी तो रशिया ऑस्ट्रिया की मदद के लिए नहीं आया। इन बिटवीन फ्रांस के साथ भी उनके रिलेशंस डिटोरिएट हो रहे थे, जिसका फायदा रशिया ने बखूबी उठाया। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑस्ट्रिया था वो कमजोर हो रहा था। इकोनॉमिक इश्यूज पे हम बात कर रहे हैं कि जो ज़ोल्वरीन बनाया गया, जो एक इकोनॉमिक कस्टम यूनियन बनाया गया, उसमें ऑस्ट्रिया अपनी मेंबरशिप इंश्योर नहीं कर पाया, वो खुद को उसमें अपनी हिस्सेदारी नहीं दे पाया और यही कारण था कि उसकी इकोनॉमी कमजोर होती चली गई। जो सदर्न यूरोप था, एक और भी फैक्टर था कि अनफॉर्चुनेटली जो सदर्न यूरोप था वहां पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का ज्यादा फायदा नहीं हुआ, रेलवेज का स्प्रेड अच्छा नहीं था, बाकी डेवलपमेंट भी कम हुए, इसीलिए इकोनॉमिक बेसिस पर भी ऑस्ट्रिया कमजोर हुआ। तो हमने देखा कि ऑस्ट्रिया की कमजोरी का फायदा प्रशिया ने उठाया और उसने पूरे जर्मन यूनिफिकेशन को लीड किया, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1848, देखिए हमने बात की थी जब हम नेशनलिज्म की बात कर रहे थे कि नेशनलिज्म का कैसे राइज हुआ पूरे यूरोप में, तो हमने देखा था कि जब फ्रांस में 1830 में रिवॉल्यूशन शुरू हुआ
तो वो धीरे धीरे यूरोप के अन्य हिस्सों में भी फैला। बिल्कुल उसी तरीके से जब दूसरा एक नेशनलिज्म के बेसिस पर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ 1848 में, तो ये भी यूरोप के अन्य हिस्सों में फैल गया, इंक्लूडिंग जर्मनी, या फिर हम इसे जर्मन कॉन्फेडरेशन कह सकते हैं। जर्मनी कहना उचित नहीं होगा क्योंकि जर्मनी तो अभी बना भी नहीं है। प्रशियन आर्मी वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मीज ऑफ द टाइम्स। द इमर्जेंस ऑफ प्रशिया एज अ स्ट्रॉन्ग पावरफुल coincided with waves ऑफ नेशनलिज्म। जैसे जैसे जो प्रशिया था वो स्ट्रांग हुआ, नेशनलिज्म भी आगे बढ़ा इस पूरे कॉन्फेडरेशन में, और ये जो नेशनलिज्म था इसी को आधार बना के कई सारे रिवोल्ट पूरे यूरोप में उस समय हो रहे थे 1848 में। और जो रिवोल्ट करने वाले लोग थे उन्होंने रशिया के राजा को भी ये कहा कि हर जगह जब नेशनलिज्म बढ़ रहा है तो आप क्यों नहीं कुछ सुधार करते अपने लोगों के लिए, लोगों को क्यों अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं जबकि वो अपने ही देश में रह रहे हैं। इसी बात को संज्ञान में लेते हुए फ्रेडरिक विलियम फोर ने, जो कि उस समय प्रशिया के राजा थे, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बुलाया जिसे कहा गया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ये पहली बार था जब एक फ्रीली इलेक्टेड पार्लियामेंट का गठन जर्मनी में किया गया था। इलेक्टेड ऑन 1 मई 1848 जर्मन फेडरल इलेक्शंस करवाए गए 1848 में, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना गया और उन्हें इस पार्लियामेंट में भेजा गया 1848 में। जो सेशन था वो 18 मई से लेके 31 मई तक, 18 मई 1848 से लेके 31 मई 1849 तक चला। काफी सारी कंट्रोवर्सीज रही, डिबेट्स एंड डिस्कशंस हुए, वो हमारे लिए काम की नहीं है। रिजल्ट क्या निकला वो इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट ये निकला कि एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया, एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जहां पर लोगों को अधिकार दिए गए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तैयार की गई, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का एक फॉर्मेट वहां पे अडॉप्ट किया गया, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसे फ्रैंकफर्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का कि एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन इस पूरे रीजन को मिल गया, या फिर यूं कहें कि प्रशिया को मिल गया। तो जो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन था इसको बनाने के उद्देश्य से ये पूरा जो पार्लियामेंट थी उसका आयोजन तो किया गया था, लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात कही गई थी उसको हेड कौन करेगा, आखिर वो मोनार्की, वो राजशाही दी किसे जाएगी। तो जो सबसे बड़ा एम्पायर था वो प्रशिया था। तो प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विलियम फोर को ये कहा गया कि आप ये क्राउन ले लीजिए और हम पूरा कॉन्फेडरेशन स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और जर्मनी को यूनिफाई कर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से ब्रिटेन में राजा के पास बहुत अधिकार नहीं होते कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, उसी तरीके से अगर इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को स्वीकार किया जाता फ्रेडरिक विलियम फोर के द्वारा, जो कि प्रशिया के राजा थे, तो वो नाम मात्र के शासक रह जाते और सारे अधिकार पार्लियामेंट के पास चले जाते, क्योंकि बहुत ही लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था। उस स्थिति में फ्रेडरिक विलियम फोर सत्ता नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा एक एम्पायर था जिसके वो राजा थे, वहां पर उन्हें सारे अधिकार थे, वो खुद से नियम बना सकते थे, डिसीजन ले सकते थे, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में राजा बनने के पास उनके कोई अधिकार होते नहीं। तो इस स्थिति में उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में राजा नहीं बनूंगा क्योंकि इससे मेरे अधिकार चले जाएंगे। और इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था वो फेल हो गया, क्योंकि रिजल्ट तो कोई निकला नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को आधार बना के जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे उन्होंने सत्ता लेने से इनकार कर दिया, उन्होंने क्राउन लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग किंगडम था जहां पर उन्हें पूरे अधिकार थे। तो फिर वो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में क्यों जाएंगे जहां उन्हें अधिकार नहीं होंगे, तो उन्होंने इनकार कर दिया। ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल हो गया। लेकिन इसके बाद प्रशिया में कुछ मांगे उठी कि एक पार्लियामेंट का गठन प्रशिया में किया जाए ताकि वहां पर भी काम अच्छे से हो जैसे ब्रिटेन में है। तो ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तर्ज पे हेरेन हाउस, अपर हाउस तैयार किया गया रशिया में भी, और एक लोअर हाउस भी बनाया गया। 1848 के रिवॉल्यूशन का रिजल्ट था, आप ये कह सकते हो, और विद द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ किंगडम ऑफ रशिया, और वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार कर लिया गया जहां पर किंग फ्रेडरिक विलियम फोर को कुछ अधिकार दिए गए, कुछ अधिकारों को कम भी किया गया, फिर भी वो राजा बने रहे। मतलब उतने अधिकार तो उनके कम नहीं हुए जितना अगर वो जर्मन कॉन्फेडरेशन में जाते तो उनके कम हो जाते। 31 जनवरी 1850 को ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये फोर्स में आया और वहां पर एक बाई कैमरल पार्लियामेंट का गठन कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा कि अब ये पार्लियामेंट प्रशिया में बन चुकी है। वैसे शुरुआती दौर में इसे पूरे कॉन्फेडरेशन के लिए तैयार किया जा रहा था, ठीक है। 1861 में अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस उत्पन्न होता है। ये क्या था कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस? देखिए 1861 में विल्हेम फर्स्ट, जब फ्रेडरिक विलियम की मृत्यु होती है तो विल्हेम फर्स्ट सक्सीड करते हैं, वो सत्ता में आ जाते हैं और वो प्रशिया के राजा बन जाते हैं। उन्होंने कई सारे ड्रास्टिक स्टेप्स लिए, पार्लियामेंट में रिफॉर्म किया गया और जो मिलिट्री पावर थी प्रशिया की उसको डबल कर दिया गया, उसे काफी स्ट्रॉन्ग बनाया गया। लेकिन जो लिबरल पार्लियामेंट थी, जो पार्लियामेंट में रहने वाले लिबरल लोग थे, वो आर्मी के फेवर में कुछ भी काम नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोगों के हितों के लिए पैसा खर्च किया जाए, ना कि मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और इसके लिए वो बजट पास करने से इनकार कर देते थे। रिफ्यूजल ऑफ द पार्लियामेंट वाज सीन बाय विल्हेम एज द मेजर चैलेंज टू हिज अथॉरिटी, ठीक है। तो अपनी सत्ता के खिलाफ उन्होंने इसे सबसे बड़ा चैलेंज लिया। पार्लियामेंट जो पैसे देने से इनकार कर देती थी, ये सबसे बड़ा चैलेंज था उनकी अथॉरिटी के लिए। राजा के कई सारे कंजर्वेटिव जंकर्स सपोर्टर थे, वो बहुत सपोर्ट करते थे राजा को, जो कंजर्वेटिव विचारधारा के थे। जो लिबरल विचारधारा के लोग पार्लियामेंट में बैठे थे वो तो राजा को पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो आर्मी पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे थे और कई बार वो बजट पास करने से इनकार कर देते थे। लेकिन जो कंजर्वेटिव जंकर्स थे वो काफी सपोर्ट करते थे राजा को। उन्हें लगता था कि नहीं, प्रशिया स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, प्रशिया के पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी होनी चाहिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये जंकर्स कौन है? तो जंकर्स प्रशिया की वेल्दी लैंड ओनिंग क्लास हुआ करती थी, जो कि काफी कंजर्वेटिव हुआ करती थी और वो लिबरल आइडियाज का विरोध भी करते थे। ध्यान दीजिएगा, ये पैसे वाले लोग हैं जो राजा को समर्थन देते हैं। अब राजा के समर्थन देने वाले इसी क्लास में से विल्हेम ने, विल्हेम फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, विल्हेम फर्स्ट ने इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए 1862 में ऐसे ही एक कंजर्वेटिव जंकर, यानी कि वेल्दी क्लास के एक व्यक्ति को, जिसका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क, उसे अपना प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया, अपना चांसलर नियुक्त कर दिया।
अब रोल शुरू होगा ऑटो वन बिस्मार्क का। बिस्मार्क रियल पॉलिटिक्स में बिलीफ रखते थे। रियल पॉलिटिक्स का मतलब यह है कि पॉलिटिक्स में प्रैक्टिबिलिटी को एक्सेप्ट किया जाए, आइडियल्स पे ज्यादा फोकस ना किया जाए, सिद्धांतों की बात ना की जाए। बिस्मार्क का यह मानना था कि जब सिद्धांत जमीन पर आते हैं तो बिखर जाते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिबिलिटी है वो बनी रहती है। तो जो डिसीजंस लिए जाएं वो प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाकर ही लिए जाएं। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि उन्हें जो काम करने हैं उसके लिए वो पार्लियामेंट के कंसेंट का वेट नहीं करेंगे, और प्रशिया को मजबूत बनाने के लिए जो भी कदम उठाना होगा वो उठाएंगे। रियल पॉलिटिक्स एक जर्मन टर्म है जिसका मतलब है कि पॉलिटिक्स में रियलिटी को ज्यादा तवज्जो दी जाए, आइडियलिज्म पे ज्यादा फोकस ना किया जाए। और जो रियल पॉलिटिक्स की ये स्टाइल थी बिस्मार्क की, इसी ने आने वाले समय में उन्हें जर्मन हिस्ट्री का टॉलेस्ट फिगर बना दिया। 10 वॉयलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली, उन्होंने साफ कह दिया था कि वो अपने काम के आड़े कॉन्स्टिट्यूशन को या पार्लियामेंट को नहीं आने देंगे, तो वो सीधे तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने को तैयार थे। उन्होंने कहा कि जो मेजर इश्यूज हैं वो मेजोरिटी डिसीजन से सॉल्व नहीं किए जाते जो पार्लियामेंट लेती है, बल्कि इन डिसीजंस को ब्लड और आयरन से सॉल्व किया जाता है। ब्लड का मतलब है खून यानी कि भय आप कह सकते हैं, और आयरन का मतलब है शक्ति, मतलब कि शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करके जो बड़े डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं, वो पार्लियामेंट की मेजोरिटी से नहीं लिए जाते। और इस बारे में 1862 में उन्होंने बहुत ही फेमस स्पीच दी थी जिसे ब्लड एंड आयरन स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। इस स्पीच को ऑटो वन बिस्मार्क के द्वारा 1862 में कन्वे किया गया था। यहां पर उन्होंने ये कहा, द पोजीशन ऑफ रशिया इन जर्मनी विल नॉट बी डिटरमाइंड बाय इट्स लिबरलिज्म बट बाय इट्स पावर। जो रशिया की पोजीशन होगी जर्मनी में वो इसके लिबरलिज्म के आइडियल्स के बेसिस पर निर्धारित नहीं होगी, बल्कि इसकी शक्ति के आधार पर निर्धारित होगी। रशिया मस्ट कंसंट्रेट इट्स स्ट्रेंथ एंड होल्ड इट फॉर द फेवरेबल मोमेंट व्हिच हैज ऑलरेडी कम एंड गॉन सेवरल टाइम्स। रशिया को अपनी स्ट्रेंथ पे कंसंट्रेट करना चाहिए और एक फेवरेबल मोमेंट को पकड़ लेना चाहिए जो कई बार पहले भी आकर जा चुका है। सिंस द ट्रीटीज ऑफ वियना आवर फ्रंटियर्स हैव बीन इल डिजाइंड, उन्होंने कहा कि वियना ट्रीटीज के बाद से ही जो हमारे फ्रंटियर्स हैं उनको अच्छे से डिजाइन नहीं किया गया है जिससे कि हमारी पॉलिटिक्स हेल्दी बन सके, बेहतर बन सके। नॉट थ्रू स्पीचेस एंड मेजॉरिटी डिसीजंस विल द ग्रेट क्वेश्चंस ऑफ द डे बी डिसाइडेड, दैट वाज द ग्रेट मिस्टेक ऑफ 1848 एंड 1849 बट बाय आयरन एंड ब्लड। उन्होंने ये कहा कि जो बड़े डिसीजंस हैं वो मेजॉरिटी डिसीजन से नहीं लिए जाएंगे, ये गलती थी 1848-49 की, बल्कि जो बड़े डिसीजंस हैं वो आयरन और ब्लड की पॉलिसी से लिए जाएंगे, सत्ता और सामर्थ्य की स्थिति के आधार पर लिए जाएंगे। तो ऑटो वन बिस्मार्क की जो पॉलिसी थी इसने आगे जर्मन यूनिफिकेशन में काफी कंट्रीब्यूशन दिया। तो आगे की जो बातें हैं जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में, क्या प्रायोरिटीज थी ऑटो वन